हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ में एक हिस्टोरिकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, ये एक वांगशांग स्टोरी है, साथ ही ओमेगा वर्स है। और जैसा कि आप जानते हैं, वांगशांग में टॉप वांगजी और बॉटम विंग होता है। और इसमें वांगजी की एज 25 ईयर्स ओल्ड है और हमारा विंग मात्र 16 ईयर्स ओल्ड है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है गुसू के एक बड़े हॉल से, जहां लैन सीचेन साथ ही अन्य सेट के लोग भी बैठे थे, जैसे कि नी सेट, जिन सेट और जियान सेट के सभी एल्डर, और साथ ही उन सभी के कुल प्रमुख भी, जैसे कि नी मिंजू, जिन जूशियान और जियान जेन, जो इस समय 20 साल का था। वो सभी किसी विषय में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे, क्योंकि सभी कबीले वाले जियान फेमियान को समाज से अलग करना चाहते थे। क्योंकि जियान फेमियान का जो अडॉप्टेड सन है वी वुशियान, जिसकी एज मात्र 16 साल है, वो प्रेग्नेंट है और वो बेबी किसका है ये किसी को नहीं पता। इसी बात पर सभी कबीले वाले चर्चा कर रहे थे कि जियान फेमियान को गुसू की सीमा से जुड़ा जो यूनमक सिटी है वहाँ उन्हें रखना है या नहीं, क्योंकि सभी कबीले वाले इस चीज़ के लिए कि एक 16 साल का ओमेगा जो प्रेग्नेंट है और उसे अपने बच्चे के फादर के बारे में भी कुछ पता नहीं है, तो क्यों उस ओमेगा को जियान फेमियान ने अभी तक अपने कबीले में रखा है, जबकि ऐसे ओमेगा को या तो समाज से बहिष्कार किया जाता है या फिर उसे किसी वेश्यालय में बेचा जाता है। तो उसी विषय में ये चर्चा चल रही थी, जहाँ जियान फेमियान अपने अडॉप्टेड सन का पक्ष लेते हुए कहता है, मैं आप सभी कबीले के मुखियाओं का सम्मान करता हूँ, और आप जो कह रहे हैं कि मुझे विंग को अपने कबीले से बाहर निकाल देना चाहिए या फिर उसे किसी वेश्यालय को बेच देना चाहिए, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है और किसी भी माँ बाप के लिए उसका बच्चा गंदा नहीं हो सकता। ये सुनकर कुरेन कहता है, जियान फेमियान, तुम जानते हो ना, तुम जो कह रहे हो उसके लिए सभी कबीले के मुखिया तुमसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, और इस वजह से तुम्हारी बेटी राजकुमारी जियान यांगली, जो कि जिन सेट के मुखिया जिन गोंगशा के पुत्र कुल प्रमुख जिन जूशियान की कोंकोवाइन बनने जा रही है, वो रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या तुम एक ऐसे ओमेगा के लिए जो जियांस का ब्लड भी नहीं है, उसके लिए तुम खुद की पुत्री को दुख दे सकते हो? क्या तुम्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं है? तुम क्यों एक ओमेगा के लिए जो कि तुम्हारा ब्लड भी नहीं है, उसके लिए खुद को भी और अपने कबीले के अपने सेट के लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना चाहते हो? तुम ये अच्छी तरह समझ लो, या तो तुम उस ओमेगा को अपने सेट से बाहर फेंक दो या फिर उसे किसी वेश्यालय में बेच दो। उसके बाद ही हम सभी कबीले के मुखिया तुमसे संबंध रखेंगे, और जो भी वस्तु का आदान प्रदान हमारे सेट से तुम्हारे सेट को होता है वो चलता रहेगा। और अगर तुमने बात नहीं मानी तो हम वो सब भी बंद कर देंगे। अब फैसला तुम्हारा है। जो सुनकर जियान फेमियान अपनी जगह से खड़ा होता है और कुरेन से कहता है, कुलगुरु लैन, आप सब लोग जो भी फैसला लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, मगर मेरा फैसला ये है कि मैं अपने विंग को अपने से और अपने शहर से दूर नहीं करूँगा। ये कहकर जियान फेमियान सबको 90 डिग्री वॉक करके वहाँ से निकल जाता है। जियान फेमियान को बाहर जाते देख बाकी के सब लोग आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं, जहाँ कुरेन भी कुछ सोचता है और फिर वो सभी को शांत करते हुए कहता है, यूनमक सेट के मुखिया जियान फेमियान ने तो अपना फैसला सुना लिया है कि वो अपने अडॉप्टेड सन को ना तो बाहर निकालेंगे और ना ही उसे वेश्यालय बेचेंगे। तो अब आप सब बताइए, अब क्या करना चाहिए? जिस पर एक कबीले का मुखिया खड़े होते हुए कहता है, करना क्या है लैन गुरु, जियान फेमियान को जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो नहीं जानते हैं कि उनका वो अडॉप्टेड सन हम सभी कबीले के ओमेगाओं को बिगाड़ रहा है। अभी तक हमारे ओमेगा बच्चों में जो डर था, जियान फेमियान वो डर ख़त्म कर रहा है। भले ही उन्हें अपने मान सम्मान की चिंता नहीं है, मगर हमें है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि हम सभी को जियान फेमियान से सारे रिश्ते ख़त्म कर देने चाहिए, और जो भी वस्तुओं का आदान प्रदान हमारे कबीले से वहाँ और वहाँ उनके कबीले से हम सभी कबीलों में होता है, उसे एकदम बंद कर देना चाहिए। कुछ दिन बाद जियान फेमियान समझ जाएंगे और वो अपने उस ओमेगा बेटे को किसी वेश्यालय में बेच आएंगे या फिर उसे अपने कबीले से बाहर फेंक देंगे। और फिर वो बाकी सबसे कहता है, क्यों भाइयों, क्या कहना है इस पर? सभी लोग कहते हैं, हाँ, जियान फेमियान को बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। ये सुनकर लैन कुरेन, नी मिंजू, सी चेन, जिन गोंगशा, जिन जूशियान सभी
सभी को देख रहे थे मगर कहते कुछ भी नहीं है। अब हम सीन कट करके जियान फेमियान को यूनमक में देखते हैं। वो अपने महल में आ चुके थे। जहां आते ही मैडम यू गुस्से में जियान फेमियान से पूछती है, फेमियान सभा में क्या हुआ, सभी मुखिया ने क्या फैसला लिया। जियान फेमियान मैडम यू को कोई जवाब नहीं देता और उठकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर मैडम यू जियान चैन से पूछती है, जियान चैन सभा में क्या फैसला लिया गया। जियान चैन कहता है, माँ, पिताजी ने विंग को घर से जियान सेट से बाहर निकालने के लिए मना कर दिया है, यहाँ तक कि उसे वेश्यालय में बेचने से भी मना कर दिया है। मैडम यू कहती है, क्या इसका मतलब अब वो सभी लोग हमें समाज से अलग कर देंगे। जियान चैन कहता है, हाँ माँ। मैडम यू कहती है, इसका मतलब जिन फैमिली भी हमसे रिश्ता नहीं रखेगी। मेरी बेटी यांगली का भी रिश्ता टूट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। और वो वहाँ से सीधा अपने कमरे में आ जाती है और जियान फेमियान से लड़ने लगती है। इधर जियान चैन अपने माँ और पिता को लड़ते देख गुस्से में सीधा विंग के पास आता है और विंग को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, देखा तुमने, तुम्हारी एक गलती के कारण हमारे घर में क्या हो रहा है। माँ और पिताजी लड़ रहे हैं, मेरी बहन का रिश्ता टूट गया, हमें समाज से बहिष्कार कर दिया और ये सब तुम्हारी वजह से विंग, सब तुम्हारी वजह से। आखिर सबको बता क्यों नहीं देते इस बच्चे का बाप कौन है, कहाँ रहता है, ताकि हम उसे कह सके कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी ले। अब आप सब भी और हम सब भी खुश और तुम भी खुश। विंग, तुम भी। और मुझे ये बता, ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें उस अल्फा के साथ ये सब करना पड़ा। बता विंग, बता। तभी यांगली आती है और वो चैन को रोकते हुए कहती है, आचिन, ये तुम क्या कर रहे हो। और आकर विंग को संभालती है, क्योंकि विंग पहले ही कमज़ोर था और जब से सबको पता चला है कि विंग प्रेग्नेंट है तब से विंग और भी डर गया था और कुछ दिनों से वो खाना पीना भी सही से नहीं खा रहा था। इधर चैन यांगली से कहता है, सीजे, अभी भी आपको इसकी चिंता है। आपको पता है इसकी वजह से घर में क्या क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। यांगली मुस्कुराकर कहती है, कुछ नहीं हुआ अचिन, सब ठीक है। वैसे भी हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कुछ न कुछ अच्छाई छुपी होगी। और वैसे भी ये तो किस्मत का खेल है ना, तो इसमें विंग की क्या गलती है। चैन कहता है, सीजे, ये आप कैसे कह सकती है कि क्या आपको थोड़ा सा भी बुरा नहीं लग रहा है कि आपकी शादी टूट गई। यांगली मुस्कुराकर कहती है, नहीं, इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे अब वो टाइम मिल गया है अपने भाइयों के साथ में रहने का। सभी सीजे की बात सुनकर जियान चैन गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर यांगली विंग को संभालती है और उसे आराम से बेड पर लेटाकर कहती है, विंग, तुम ठीक हो ना। और चैन के बिहेव के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ करना। तभी विंग कहता है, नहीं राजकुमारी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं जानता हूँ चैन गगन ने थप्पड़ मुझे मारा है, मगर दर्द उनको हो रहा होगा। जाइए राजकुमारी, गगा को संभालिए, मुझे पता है वो इस समय बहुत ज़्यादा पेन में है। यांगली मुस्कुराकर कहती है, हाँ, तुम आराम करो, मैं आती हूँ। इतना कहकर यांगली चली जाती है और अब हम विंग को देखते हैं, जो उठकर बैठता है और फिर वो एक पेपर निकालता है और उसमें कुछ तो लिखता है। उसके बाद वो एक सिपाही के जरिए वो खत लेन सेट में पहुंचाता है और एक लेटर लिखकर जियान सेट में रखता है और फिर रात के अंधेरे में हाथ में एक तलवार लेता है और यूनमक से निकल जाता है। इधर अगली मॉर्निंग एक खत लैन कुरेन को मिलता है जिसमें विंग ने लिखा था, लैन सेट के लैन गुरु को मेरा प्रणाम। लैन गुरु, मेरा नाम विभूषण है और मैं वही ओमेगा हूँ जो 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गया हूँ। और ये बेबी किसका है शायद मुझे नहीं पता, या फिर पता है, मगर अभी मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहता, मगर जिस दिन समय आएगा सबको पता चल जाएगा। पर लैन गुरु, आपसे निवेदन है कि मेरी वजह से आप जियान सेट को बहिष्कार मत कीजिए। आप चाहते हैं ना मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कल सुबह आप यूनमक सिटी जाकर पता कर सकते हैं, मैं वहाँ नहीं मिलूँगा। बस आप सभी सेट क्लैन वालों से निवेदन है कि आप जियान सेट को किसी भी प्रकार की हानि मत पहुँचाना। विंग का इस तरह का खत पढ़कर लैन कुरेन शॉक, क्योंकि जिस हिसाब से विंग ने खत लिखा था कुरेन समझ चुका था कि भले ही ये ओमेगा कम उम्र का है, मगर आत्मविश्वास इस ओमेगा में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह एक खत जियान फेमियान भी पढ़ रहा था जिसमें विंग ने लिखा था, चाचा जी, आपने इतने साल मेरा ध्यान रखा, मेरी परवरिश की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। मगर चाचा जी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका सेट बहिष्कार हो, और साथ ही ये भी नहीं चाहता कि राजकुमारी के विवाह में मेरी वजह से कोई भी अड़चन पैदा हो, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से एक हंसता खेलता परिवार
बर्बाद हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मगर मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जब भी मुझे दिल से याद करेंगे मैं आ जाऊँगा। तब तक मैं एक न्यू सफ़र पर निकल रहा हूँ। विंग का इस तरह का खत पढ़कर जियान फेमियान की आंखों में आंसू थे। वहीं यांगली भी सैड थी, साथ ही जियान चेन भी, क्योंकि भले ही वो और विंग लड़ते थे झगड़ते थे, मगर चेन विंग से बहुत प्यार करता था। अब हम इधर नी कबीले में देखते हैं, जहाँ लैन सिचेन नी मिंजू से मिलने आया था, क्योंकि उसने भी विंग का खत पढ़ा था। और इसी बात पर वो नी मिंजू से कहता है, नी मिंजू तुम्हें क्या लगता है? नी मिंजू कहता है, सिचेन किस बारे में कह रहे हो? सिचेन कहता है, नी मिंजू मैं जियान फेमियान के अडॉप्टेड सन विंग के बारे में कह रहा हूँ। सुना है वो खुद ब खुद जियान सेट से निकल गया। नी मिंजू कहता है, क्या? पर जियान फेमियान तो मना कर रहे थे ना? सिचेन कहता है, हाँ वो मना कर रहे थे, मगर उसके बावजूद वो जियान सेट छोड़कर चला गया। तुम्हें क्या लगता है उस छोटे से ओमेगा ने सही किया या गलत? नी मिंजू कहता है, एक तरफ से देखा जाए तो उसने सही किया, क्योंकि एक इंसान के पीछे पूरा सेट बर्बाद हो रहा था, मगर एक तरफ से गलत भी है। सिचेन कहता है, मतलब? नी मिंजू कहता है, सिचेन तुम तो जानते हो वो ओमेगा बहुत छोटा है, और उसके साथ में जो हुआ क्या पता उसमें उसकी मर्जी थी भी या नहीं, क्या पता किसी ने उसके साथ फोर्स किया हो। और वैसे भी वो जियांस के घर में एक अडॉप्टेड सनी तो था। ऐसी बातें लोग अपने सगे पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं, तो वो अडॉप्टेड था, तो वो तो उसकी बदकिस्मती थी कि वो प्रेग्नेंट हो गया। और ये बात पूरे क्लेन में हवा की तरह फैल गई। मगर यार इस चीज़ में उस मासूम बच्चे की क्या गलती है? उसने तो नहीं कहा था ना कि वो उस ओमेगा के साथ इंटीमेट हो और वो उसके बेली में आ जाए। मगर उससे बड़ी गलती हमारे एल्डरों की है कि ऐसे ओमेगा को समाज से बेदखल कर दो या फिर उसे वेश्यालय में बेच दो, ताकि वहाँ वो हर रोज़ अपने जिस्म की नुमाइश करे। क्यों? अरे ये उस ओमेगा का अपना फैसला होना चाहिए कि वो किसके साथ खुश रहेगा, किसके साथ नहीं। और रहा किसी ओमेगा के साथ ज़बरदस्ती करने का सवाल, तो हम अल्फ़ा क्यों भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी हमारी माँ है, बहनें हैं, क्योंकि बिना अल्फ़ा के तो वो ओमेगा प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब किसी अल्फ़ा ने उसके साथ ज़बरदस्ती ही की है, क्योंकि अगर वो प्यार की वजह से होता तो उस ओमेगा को उस अल्फ़ा का नाम पता होता, मगर विंग को उसके अल्फ़ा का नाम भी पता नहीं था। इसका मतलब तो यही है ना, उसके साथ ज़बरदस्ती हुई। नी मिंजू की बात सुनकर सिचेन सोचते हुए कहता है, हाँ मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं? नी मिंजू कहता है, कर सकते हैं सिचेन, अगर तुम साथ दो तो, क्योंकि ये बात विंग की नहीं है, बल्कि उन सभी ओमेगा के लिए है जो कभी भी ऐसे हादसे का शिकार बन जाते हैं। सिचेन कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो नी मिंजू? नी मिंजू कहता है, सिचेन क्यों ना हम उस अल्फ़ा को ढूंढे जिसने विंग के साथ एक 16 साल के बच्चे के साथ ऐसा किया है, क्योंकि हो सकता है ना जैसा उसने विंग के साथ किया है वैसा ही वो किसी और ओमेगा के साथ भी करे। सिचेन कहता है, नी मिंजू मैं समझ गया कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम्हें न्यू सेन की फ़िक्र है ना। नी मिंजू कहता है, हाँ सिचेन तुम तो जानते हो ना, न्यू सेन भी एक ओमेगा है, और मैं नहीं चाहता जैसा विंग के साथ किसी अल्फ़ा ने किया वैसा ही कोई मेरे भाई के साथ भी करे। और जिस जगह कल जियान फेमियान खड़ा था, कल उसी जगह मैं भी खड़ा रहूं। सिचेन कहता है, नी मिंजू ये तुम क्या सोच रहे हो? और तुम चिंता मत करो, हम दोनों भाई के होते हुए कोई भी अल्फ़ा न्यू सेन की तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकता। वैसे इस समय कहाँ है न्यू सेन? नी मिंजू कहता है, कहाँ होगा, तुम्हें तो पता है उसे नेचर से कितना प्यार है, इसलिए वो घूमने गया है सैनिकों के साथ। सिचेन कहता है, चलो उसे घूमने दो। उसके बाद दोनों बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। साथ ही सिचेन नी मिंजू को संगीत बजाकर भी सुनाता है, और फिर शाम को अपने सेट में वापस आ जाता है। और फिर जब शाम को सिचेन और लैन कुरेन दोनों ही रात का भोजन कर रहे थे, तब कुरेन सिचेन से पूछता है कि क्या वांग जी ने कोई खबर भेजी, वो युद्ध से कब वापस आने वाला है? सिचेन कहता है, चाचा वांग जी ने खबर भेजी थी, युद्ध अब समाप्त होने ही वाला है और वो बहुत जल्द यहाँ गुसू में होगा। और हाँ चाचा, वो कह रहा था कि मुझे घर आकर उन्हें कुछ बताना भी है अपने सोलमेट के बारे में। कुरेन कहता है, क्या वांग जी को उसका सोलमेट मिल गया? सिचेन कहता है, हाँ शायद, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था कि उसका सोलमेट उसे मिल गया। कुरेन कहता है, चलो अच्छा है, कम से कम उसे तो उसका सोलमेट मिला। वैसे सिचेन तुम बताओ, तुम कब अपना सोलमेट तलाश करोगे? सिचेन कहता है, चाचा जिस दिन मेरा मन करेगा
मैं उस दिन तलाश करूँगा, फ़िलहाल तो अभी मेरा मन नहीं है। कुरेन कहता है चलो मैं तो तुम्हारे साथ फोर्स भी नहीं कर सकता। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। एक घना सा जंगल जहाँ हमें एक छोटा सा घास फूस का घर दिखाया जाता है और उस घास फूस के घर से उठता हुआ धुआं, जिस धुएं को देखकर एक 15 साल का लड़का जिसका नाम वेनिंग था वो अपनी सीजे से कहता है सीजे वहाँ देखिए, उस जगह से धुआं सा उड़ रहा है। तभी वो लड़की पलटती है जो 20 साल की थी। वो कहती है क्या वेनिंग, इस जंगल में कौन आएगा? वेनिंग कहता है क्यों, हम भी तो आए हैं ना। वेनिंग कहती है हाँ हम आए हैं क्योंकि हमें मेडिसिन ढूंढनी थी, मगर बाकी क्यों आएंगे? वेनिंग कहता है क्यों सीजे, क्यों नहीं आ सकता, क्या पता कोई मुसाफिर रास्ता भटक गया हो। चलो न सीजे, चलकर देखते हैं। और वेनिंग ज़बरदस्ती अपने सीजे को उस तरफ ले जाता है जहाँ से धुआं उठ रहा था। फिर जंगलों के बीच से होते हुए दोनों भाई बहन जब उस छोटी सी झोपड़ी के पास पहुँचते हैं तो पहले दोनों भाई बहन शौक कि इस जंगल में ये झोपड़ी, तभी वो धीरे धीरे अंदर कदम बढ़ाते हैं और झोपड़ी के बाहर आकर एकदम चुप रहते हैं। तभी अंदर से किसी की बहुत तेज़ कराने की साथ ही चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दोनों डर जाते हैं और फिर डरते हुए ही वेंचिंग आवाज़ लगाती है अंदर कोई है, मगर अंदर वाला पर्सन इस स्थिति में नहीं था कि वो जवाब दे पाए। इसी तरह वेंचिंग 2-3 बार आवाज़ देती है, अंदर से कोई उत्तर नहीं मिलता। इसलिए वेनिंग अपनी सीजे से कहता है सीजे आप यहीं पर रहिए, मैं अंदर झाँक कर देखता हूँ। और फिर वेनिंग अंदर झाँक कर देखता है तो एक पर्सन नीचे फर्श पर लेटा था और उसने अपने पेट को टाइट करके पकड़ा था, साथ ही उसके कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ था। ये देखकर वेनिंग उसके पास भाग कर जाता है और उसका सिर गोद में रखकर कहता है गगा आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो पर्सन अपनी हल्की हल्की आंखें खोलकर वेनिंग को देखता है और हैवी ब्रीथ लेते हुए कहता है तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? वेनिंग देखता है उस पर्सन का फेस एकदम सफ़ेद पड़ा हुआ है और उसके होंठ भी एकदम सूखे हुए लग रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो उसने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तभी वेनिंग उसके कपड़ों पर ब्लड देखकर डर जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है सीजे। वेंचिंग अपने भाई के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर एकदम अंदर आती है और चिल्लाकर कहती है वेनिंग क्या हुआ? तभी वेनिंग कहता है सीजे गगा को देखो क्या हुआ है, उनके कपड़ों पर ब्लड लगा है। ये देखकर वेनिंग अंदर आकर पहले तो विंग को देखती है और पूछती है तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मगर वो पर्सन बहुत पेन में था, इसलिए वो अभी कोई जवाब नहीं देता। इसलिए वेंचिंग पहले उसका उपचार करने के बारे में सोचती है क्योंकि वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थी और वो विंग के पेट को टच करती है तो समझ जाती है कि ये ओमेगा हुआ है और ये प्रेग्नेंट है। इसलिए वो वेनिंग से कहती है वेनिंग देखो यहाँ कोई बर्तन पड़ा है, उस पर पानी भरो और गर्म पानी करो और जब तक मैं नहीं कहती तब तक तुम अंदर मत आना। वेनिंग कहता है जी सीजे। उसके बाद वेनिंग बाहर चला जाता है और वेंचिंग विंग के गाउन को ऊपर करती है। उसके बाद उसके लोअर पैंट को निकालकर उसे साइड फेंकती है और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में चेक करती है जिसमें वो देखती है कि बेबी का सिर बाहर है और बाकी का सारा शरीर अंदर फंसा है। इसलिए वेंचिंग बेबी का सिर पकड़कर उसे बाहर खींच लेती है, जिस वजह से वो पर्सन एक चीख मारता है और अब वो बेहोश होने लगता है। तभी वेनिंग से पूछती है क्या उसने पानी गर्म किया? वेनिंग कहता है हाँ सीजे। फिर वेनिंग एक बेम्बो का कप बना वेंचिंग के हाथ में देता है। वेंचिंग पूछती है और पानी गर्म करो। वेनिंग कहता है ठीक है सीजे। उसके बाद वेनिंग उस बेम्बो कप में कोई फूल पत्ती वेंचिंग उसमें कुछ फूल पत्ती डालती है और वो पानी विंग को पीने को देती है। विंग भी उस पानी को पीता है। उसके बाद उसकी बॉडी से वो पेन 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वेंचिंग और गर्म पानी लेती है, उससे विंग के लोअर पार्ट को बहुत अच्छे से क्लीन करती है। उस पानी में भी वो भी कुछ जड़ी बूटी मिलाती है ताकि उस जड़ी बूटी के पानी की वजह से विंग को किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। इसी तरह वो उसे ऊपर से नीचे अच्छे तरीके से साफ़ करके और भी उसे कपड़े पहनाती है। उसके बाद जब विंग अपने आप को ठीक महसूस करता है वो वेंचिंग से एक हंस की आवाज़ में पूछता है सीजे मेरा बच्चा ठीक नहीं है ना? विंग की बात सुनकर वेंचिंग ना में सिर हिलाती है। वो पर्सन पूछता है क्या उसे देखकर ये पता चल सकता है कि वो ओमेगा है या फिर अल्फ़ा? वेंचिंग एक ही शब्द में कहती है ओमेगा। ये सुनकर वो पर्सन एकदम फूट कर रोने लगता है।
वेंचिंग उसे संभालते हुए कहती है, देखो संभालो अपने आप को। वैसे मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अब वो पर्सन अब विंग वेंचिंग को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम विंग है। वेंचिंग कहती है विंग, और फिर विंग से कहती है तुम इस जंगल में अकेले प्रेग्नेंट क्या कर रहे हो। विंग कुछ भी जवाब नहीं देता। वेंचिंग कहती है क्या घर छोड़ कर आए हो। विंग हाँ में सिर हिलाता है। अभी के लिए वेंचिंग विंग से इतना ही पूछती है। वेंचिंग पूछती है क्या अपने बेबी को देखोगे। विंग एक उम्मीद भरी नज़रों से वेंचिंग की तरफ देखता है, जैसा कि उसकी नज़रें कह रही हो मैं कैसे अपने उस बेबी को देखूं जिसकी मैं हिफाजत ही नहीं कर पाया। मगर फिर भी वेंचिंग उस बेबी की शक्ल विंग को दिखाती है जो प्रीमेच्योर डिलीवरी से हुई थी। उस बेबी का पूरा फेस नीला पड़ा हुआ था क्योंकि वो बेबी विंग के पेट में ही मर चुकी थी। इसलिए तो विंग को बर्थ देने में इतनी परेशानी हुई। विंग अपने बेबी को देखता है, उसे गोद में लेता है, उसके फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद खुद अपने हाथों से उस बेबी के फेस को कपड़े से ढक देता है। और फिर वेनिंग जिसने उस जंगल में एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था, वेंचिंग विंग को उठाकर बाहर लाती है। उसके बाद विंग अपने हाथों से उस बेबी को दफना देती है और फिर उसके कब्र के ऊपर एक छोटा सा पौधा लगा देती है ताकि विंग को याद रहे कि ये वहाँ पर उसकी बेबी की कब्र है। उसके बाद वेनिंग और वेंचिंग वापस उसी झोपड़ी में आते हैं और फिर वेनिंग अपने बैग से कुछ फ्रूट वगैरह निकालता है और विंग को देते हुए कहती है विंग बुरा ना मानो तो तुम कुछ दिन मेरे साथ चलो क्योंकि अभी तुम्हें केयर की ज़रूरत है। तुम पूरे तरीके से ठीक नहीं हो, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ चलो। विंग भी हाँ में सिर हिला देता है और फिर वो उस जंगल से वेनिंग और वेंचिंग के साथ चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि विंग और वेनिंग का एक छोटा सा घर है। वो वेंचिंग से पूछता है सीजे क्या ये आपका घर है। वेनिंग कहता है हाँ गगा ये हमारा घर है, खूबसूरत है ना। विंग हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद वेंचिंग विंग को आराम से बेड पर लेटा देती है और उसके बाद विंग के लिए सूप बनाती है और उसमें कुछ हर्ब्स डालकर उसे पिलाती है ताकि विंग के शरीर में जान आ जाए। उसके बाद दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वो तीनों एक साथ बहुत हैप्पी थे। अब हम इधर देखते हैं वांग जी को, जो युद्ध से वापस आ चुका था और जैसे ही वो अपने सेट में पहुंचता है वो सबसे पहले अपने चाचा को ग्रीट करता है। उसके चाचा लेन कुरेन वांग जी को देखकर बहुत हैप्पी होते हैं और वो वांग जी को बधाई भी देते हैं क्योंकि वांग जी इतने महीनों बाद युद्ध जीतकर अपने लैंड सेट में वापस आया था। साथ ही वो अपने भाई सिचेन को भी ग्रीट करते हैं। वहीं वांग जी के आने की खुशी में और युद्ध में विजय होने के उपलक्ष्य में लैंड सेट में दावत रखी गई थी, जहां सभी सेट के लोग आए थे। साथ ही वांग जी को बधाई दे रहे थे कि उसने अकेले ही अपने दम पर पूरा युद्ध जीत लिया है। इधर वांग जी सभी से बात कर रहा था और फिर लैंड सेट में दावत खत्म होती ही उसके बाद लैंड सिचेन, वांग जी और उसके चाचा लैंड कुरेन सभी अपने घर के हॉल में बैठे थे। वहीं कुरेन वांग जी से पूछता है कि उसका सोलमेट कौन है, जो सुनकर वांग जी कहता है चाचा मैं उसे शक्ल से पहचानता हूँ, उसके नाम से नहीं, और ना ही मुझे ये पता है कि वो किस सेट से है, इसलिए मैं कल ही उसे वहीं ढूंढने जाऊँगा जहाँ वो मुझे तब मिला था जब मैं युद्ध के लिए जा रहा था। तभी कुरेन कहता है जाने की ज़रूरत नहीं है वांग जी, हम सभी सेट के सभी ओमेगा को यहाँ बुलाते हैं, इसी बहाने तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल जाएगा और हमारे सिचेन के लिए भी। क्यों वांग जी ये ठीक है ना। और फिर सिचेन से भी पूछते हैं कि ये ठीक है ना। सिचेन हाँ में जवाब दे देता है। अब नेक्स्ट डे सभी सेट में खबर भिजवा दिया जाता है कि सिचेन और वांग जी दोनों ही अपनी सोलमेट की अपनी ओमेगा ढूंढ रहे हैं। इसलिए सभी सेट में जितनी भी अनमेरिड ओमेगा है वो सभी लैंड क्लेन आने का कष्ट करें। ये सुनकर तो सभी ओमेगा और सभी क्लेन के मुखिया हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि सबको पता है सिचेन कितना समझदार है और वांग जी उतना ही बलशाली है। इस क्लेन वालों को बुद्धि और बल दोनों ही मिल जाए तो ये आगे भविष्य में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए सभी क्लेन के मुखिया अपनी प्रजा की ओमेगा को बहुत ही सुंदर तरीके से जाने और अच्छा व्यवहार करने के लिए कहते हैं ताकि लैंड कबीले के दोनों राजकुमार एक ही कबीले से अपने लिए ओमेगा पसंद करें। इसलिए नेक्स्ट डे सभी कबीले से सभी ओमेगा बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर लैंड क्लेन में आते हैं, जहां सभी ने अपने फेस पर वेल डाल रखा था। और फिर जब वांग जी और सिचेन उस हॉल में बैठते हैं, साथ ही उनके साथ में सभी कबीले के मुखिया अपने अपने सेट के ओमेगा को लेकर आए थे और अब पहले अन्य सेट के मुखिया से
कहा जाता है कि वो अपने सेट के ओमेगाओं से कहे कि वो अपना फेस दिखाए और अपना नाम बताए। और आप सभी ओमेगा 2-2 करके वांग जी और शिचेन के सामने आते हैं और सबको अपना फेस दिखाकर अपना नाम बताकर आगे बढ़ जाते हैं। और इस प्रतिक्रिया में सुबह से शाम हो जाती है, मगर दोनों अल्फाओं को अपना सोलमेट नहीं मिलता, जो देखकर लेन कुरेन शिचेन और वांग जी से पूछते हैं कि क्या हुआ शिचेन, वांग जी, क्या तुम्हें अभी तक तुम्हारा सोलमेट नहीं मिला? वांग जी कहता है, नहीं चाचा, इन सब में मेरा सोलमेट नहीं है। तभी शिचेन कहता है, हाँ चाचा, मुझे भी मेरा सोलमेट नहीं मिला। लेन कुरेन कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो सभी सेट के खबर भिजवाई थी, फिर कौन छूट गया? तभी लेन कुरेन के पास शिक्षा लेने वाला एक विद्यार्थी जिसका नाम सूसे था, वो कहता है, लेन गुरु, इस सभा में बेन सेट से और जियान सेट से कोई भी ओमेगा नहीं आई है, साथ ही जिन सेट से भी। तभी कुरेन कहता है, क्यों, हमने तो सभी को खबर भिजवाई थी ना? सूसे कहता है, जी लेन गुरु, मगर पता नहीं क्यों ये 3 सेट के ना ही मुखिया आए और ना ही उन्होंने अपने सेट से ओमेगाओं को भेजा। कुरेन कहता है, तभी शिचेन कहता है, चाचा आप फिक्र मत कीजिए, वैसे भी जब हमें सोलमेट मिलना होगा मिल जाएगा, क्यों वांग जी? वांग जी कहता है, जी गगा, लेकिन मुझे अपने सोलमेट की तलाश करनी है, इसलिए चाचा मैं कल सुबह ही पहले जिन सेट के लिए निकलूँगा, उसके बाद यूनमक के लिए और लास्ट में वेन सेट के लिए, क्योंकि मुझे अपने सोलमेट की तलाश करनी है। जो सुनकर लेन कुरेन कहता है, ठीक है वांग जी, तुम कल सुबह निकल जाना, फिलहाल जाओ और आराम करो। इतना सुनने के बाद दोनों भाई कुरेन को वो करते हैं और अपने अपने कमरे में आ जाते हैं, जहां वांग जी तो लेटते ही विंग के सपने देखने लगता है। वो उसी दिन को याद करता है जब वो युद्ध के लिए जा रहा था। रास्ते में उसने एक जगह एक झरने का पानी पिया था, जिसे पीते ही वांग जी को चक्कर आने लगते हैं और वो इधर उधर गिर पड़ रहा था। तभी एक 16 साल का ओमेगा वांग जी के पास आता है, जिसने ब्लैक रोब पहने हुए थे और सर पर एक पोनीटेल बनाई थी। उस पर लाल रंग का रिबन बंधा हुआ था। विंग उसके पास आकर कहता है, आप कौन हो और आप यहाँ क्यों लेटे हो, क्या हुआ? वांग जी अपनी हल्की से आइज़ ओपन करता है और धीरे से कहता है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, सर भारी लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं। विंग कहता है, क्या? और फिर वो वांग जी को जैसे तैसे एक पेड़ के नीचे ले जाता है और पूछता है, कहीं आपने झरने का पानी तो नहीं पिया ना? वांग जी कहता है, मैंने वही पिया था। क्यों, क्या उस झरने के पानी में कुछ है? विंग कहता है, इस झरने के पानी में जंगली फल गिर जाते हैं, जिसके कारण ये पानी जहरीला हो जाता है। इससे आदमी मरता तो नहीं है, मगर कुछ दिनों तक उसे चक्कर आते हैं, उल्टियाँ होती हैं, इसलिए इस पानी को कोई नहीं पीता। वांग जी कहता है, क्या? फिर अब क्या होगा? मुझे तो युद्ध के लिए जाना है। विंग कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप 2-4 दिनों के लिए यहीं बैठो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर विंग जाने लगता है, मगर तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये कहते कहते वांग जी विंग को पकड़ता है और उसकी लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करने लगता है, जो देखकर तो विंग शॉक हो जाता है और वो वांग जी को अपने आप से दूर करना चाहता था, मगर वांग जी 25 साल का एक नौजवान और हमारा विंग एक 16 साल का बच्चा, वो खुद को वांग जी की कैद से नहीं छुड़ा पाता और वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है, क्योंकि वांग जी को अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही थी। और अब वांग जी जब विंग के साथ 1-2 राउंड कंप्लीट कर लेता है, तब उसकी बॉडी थोड़ी हल्की हो जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर विंग काफ़ी रोता है और सोचता है ये उसके साथ क्या हो गया, अगर किसी को पता चला तो वो चाचा को बहुत बुरा भला कहेंगे, इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और फिर विंग खुद को जैसे तैसे संभालता है और महल में पहुंचता है। इधर वांग जी जब नेक्स्ट डे अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक तंबू में पाता है, जो तंबू किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं ब्लेजर्स का था, जिन्होंने वांग जी को अपनी रक्षा के लिए बुलवाया था। वांग जी अब बैठते हुए उन गांव वालों को देखता है और पूछता है, मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? तभी वो गांव वाले बोलते हैं, हंगुंजुन, हम सभी गांव वालों ने ही आपको बुलवाया था, क्योंकि यहाँ के काफ़ी सारे लोग कठपुतली में बदल गए हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी सहायता करें। जो सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है, मगर आप लोगों ने बताया नहीं कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। तभी एक ग्रैंड माँ कहती है, बेटा, दरअसल तुम जंगल में बेहोश पड़े थे और जब हम आपकी राह देखते देखते थक गए, फिर कुछ लोग आप वापस लैंसेट जाने को निकले थे, मगर तभी रास्ते में आप मिल गए, इसलिए वो लोग आपको ले आए
क्या आपने झरने का पानी पिया था? वांग जी कहता है वो ग्रैंड माँ कहती है इसलिए आप बेहोश हो गए थे। उसके बाद वांग जी पूरे 5 महीने तक वहीं रहता है और उन लोगों की रक्षा करता है। इसी बीच वांग जी को विंग की भी याद आ चुकी थी कि उसने आते समय किसी ओमेगा के साथ अपना टाइम स्पेंड किया था और अब वांग जी वही सोचते हुए सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी वापस से लैंड सेट से निकल जाता है उसी ओमेगा को ढूंढने जो उसका सोलमेट है। वहीं हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं जो वेंचिंग और वेनिंग के साथ काफ़ी हैप्पी था। साथ ही वो वेंचिंग से मेडिसिन के बारे में जानकारी ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियान चेन वो भी विंग की तलाश कर रहा था क्योंकि उसे भी विंग का इस तरह जाना अच्छा नहीं लगा था। साथ ही उसे विंग की चिंता भी थी क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था। इधर वांग जी भी विंग की तलाश में पहले नी सेट पहुँचता है जहाँ वो हर उस जगह जाता है जहाँ उसे बताया जाता है कि वहाँ कोई ओमेगा है। वांग जी हर उस एक घर को देखता है और इसी तरह 15 दिन बीत गए थे। वांग जी को एहसास होता है कि जैसे उसका वो सोलमेट उस जगह नहीं है, इसलिए वो अब यूनमक के लिए निकलता है। वहाँ भी तो उसी तरह तलाश करता है, मगर 15-20 दिन वहाँ रहने के बाद वो वहाँ से भी निकल जाते हैं और अब वांग जी वहाँ से वैन सेट के लिए निकलता है जहाँ जाते ही उसकी मुलाकात वहाँ के कुल प्रमुख वेन चाओ से होती है जो कि हंगुन जुन से नफरत करता था क्योंकि बचपन में इन सभी ने एक साथ लैंड क्लेन में शिक्षा ली थी जहाँ वांग जी का व्यवहार अच्छा था। वो एक आज्ञाकारी शिष्य था, कभी झूठ नहीं बोलता था, हर रूल और रेगुलेशन को फॉलो करता था। वहीं वेन चाओ लैंड सेट के हर नियम को तोड़ता था। उसे लोगों के बीच फाइट कराने में मज़ा आता था। जो चीज़ वांग जी देखता था और वो लैंड गुरु से वेन चाओ की शिकायत कर देता था जिससे वेन चाओ को भी पनिशमेंट मिलती थी। और अब वेन चाओ जब हंगुन जुन को अपने सामने देखता है तो उसे बचपन की वो सारी बातें याद आते हुए वांग जी से पूछता है, हंगुन जुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी हमारे सेट में? क्या लैंड गुरु ने तुम्हें भी सज़ा के तौर पर यहाँ भेजा है या फिर तुम किसी और मकसद से आए हो? वांग जी वेन चाओ की बात सुनकर उसे इग्नोर करके जाने लगता है, जो देखकर वेन चाओ वांग जी को रोकता है और पूछता है, हंगुन जुन जब तक तुम यहाँ आने का मकसद नहीं बताते तब तक मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जिसे सुनते ही वांग जी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कुल प्रमुख वेन चाओ, मैं आपसे यहाँ कोई युद्ध करने नहीं आया हूँ बल्कि मैं अपने सोलमेट को ढूंढने आया हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जो सुनकर वेन चाओ हंसते हुए कहता है, वेन जूलियो शुयान, सुना तुमने? ये वेन सेट में अपना सोलमेट ढूंढने आया है, सुना तुमने? तभी वेन चाओ गुस्से में कहता है, हंगुन जुन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सोलमेट यहाँ है? और मान भी लेते हैं कि तुम्हारा सोलमेट हमारे क्लेन में है तो क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने सेट के ओमेगा को तुम्हारे साथ जाने देंगे? जो सुनकर वांग जी कहता है, क्यों नहीं जाने दोगे? शायद तुम भूल गए हमारे लिए हमारी सोलमेट क्या होती है, वो हमारी आन बान शान होती है। वेन चाओ कहता है, हाँ हाँ जानता हूँ, मगर तुम भी मत भूलो हमारे सेट की ओमेगा हमारे एक कहने पर तुम्हें नकार सकती है। जो सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है फिर देख लेते हैं। तभी वेन चाओ भी कहता है, हाँ हाँ वांग जी क्यों नहीं। इतना कहते ही वांग जी कहता है, फिर ठीक है मेरा रास्ता छोड़ो क्योंकि मुझे अपने सोलमेट को ढूंढना है। वेन चाओ कहता है ठीक है और वो वांग जी के लिए रास्ता छोड़ देता है। इधर वेन चाओ दांत पीसते हुए वेन जूलियो और शुयान से कहता है, सुना ना तुम दोनों ने, वो हंगुन जुन हमारे सेट में अपने सोलमेट को ढूंढने आए हैं। अब तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जो सुनकर वेन जूलियो और शुयान कहता है, हाँ वेन चाओ हमने सुन लिया और तुम फिक्र मत करो, हम हंगुन जुन को उसके सोलमेट तक पहुंचने ही नहीं देंगे, उससे पहले हम उसको मार गिराएंगे। इतना कहते ही दोनों ही उस ओमेगा की तलाश में निकल जाते हैं। इधर हम विंग को देखते हैं जो वेनिंग के साथ कुछ सामान बेचने आया था। तभी उसी मार्केट में हमारा वांग जी विंग को देखता है और विंग भी एक नज़र वांग जी को देखता है और शौक हो जाता है और सोचने लगता है, ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? तभी विंग सोचता है, कहीं इसे ये मैं याद तो नहीं, और फिर सोचता है, नहीं मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर इसने मुझे देख लिया और पहचान गया कि मैं वही ओमेगा हूँ जिसने उस दिन इसके साथ में वो सब किया था, तो कहीं ये यहाँ भी ये बात ना फैला दे और फिर मेरा यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तभी विंग वेनिंग का हाथ पकड़ता है। जो देखते हुए वेनिंग पूछता है, वी भाई आपको क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं वेनिंग, चलो हम चलते हैं। वेनिंग कहता है, पर भाई अभी हमने अपना सामान नहीं बेचा। जो सुनकर विंग कहता है, कोई बात नहीं बाद में बेच लेंगे।
अभी फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं। इतना कहते ही वो लोग जाने लगते हैं। तभी उनकी मुलाकात जियान चैन से हो जाती है और वो विंग को जियान चैन से मुलाकात हो जाती है और विंग को देखते ही विंग का नाम पुकारते हुए कहता है, विंग तुम यहाँ। तभी विंग कहता है, गगा आप यहाँ। चैन कहता है, हाँ नालायक, तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। अब चलो घर, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुनकर विंग कहता है, नहीं गगा, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, आप वापस चले जाए। तभी से चैन कहता है, ओह मैं वापस चला जाऊँ और तुम्हें अपनी मनमर्जी करने दूँ। विंग कहता है, नहीं गगा ऐसी बात नहीं है। चैन पूछता है, फिर क्या बात है। तभी विंग कहता है, गगा पहली बार मुझे भाई जैसा दोस्त मिला है, माँ जैसी चीज़ें मिली है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। जो सुनकर चैन कहता है, ओह वैसे क्या मैं जान सकता हूँ ये दोनों कौन है। तभी विंग कहता है, हाँ ये देखो, ये मेरा फ्रेंड वेनिंग है और मैं इसी के सीजे के साथ रहता हूँ। वो हम दोनों का बहुत अच्छा ख्याल रखती है, इसलिए गगा मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। और वैसे भी आपको पता है ना, अगर मैं आपके साथ गया तो राजकुमारी यांगली की शादी टूट जाएगी, चाचा को सभी सेट के लोग बहिष्कार कर देंगे, फिर युरमग में सब कैसे ठीक रहेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि आप वापस लौट जाइए और मैं इस सेट में हैप्पी हूँ। जो सुनकर चैन कहता है, वैसे क्या मैं तुम्हारी सीजे से मिल सकता हूँ। विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद विंग चैन को अपने साथ वेंचिंग के घर ले जाता है, जहाँ विंग चैन को वेंचिंग से और वेंचिंग को चैन से मिलवाती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को वो करते हैं। और फिर वेंचिंग उन्हें बैठने को कहकर उनके लिए चाय पानी लेने चली जाती है, जहाँ जियान चैन देखता है कि वेंचिंग का एक छोटा सा घर है, जिसमें मुश्किल से 3 कमरे थे। एक कमरे में वेंचिंग अपनी बुक और मेडिसिन रखती थी, एक में वो सोती थी और एक रूम में विंग और वेनिंग रहते थे। तभी वेंचिंग पानी का गिलास चैन को देते हुए कहती है, तो आप ही विंग के गगा है। विंग ने आपके बारे में और फैमिली के बारे में सब कुछ बताया है, साथ ही ये भी बताया है कि उसके प्रेग्नेंट होने की वजह से आपके सेट पर क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली थी। चैन कहता है, ओह तो उसने हमारे बारे में इतना कुछ बताया, तो क्या उस इंसान के बारे में नहीं बताया जिस इंसान ने इसे प्रेग्नेंट किया था। और हाँ, विंग का बच्चा वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो सो रहा है। तभी वेंचिंग कहती है, उसका बेबी इस दुनिया में नहीं है, वो तो समय से पहले डिलीवर होने के कारण बच्चा बच नहीं पाया। तभी चैन शौक होते हुए कहता है, क्या। वेंचिंग कहती है, हाँ। तभी चैन पूछता है, मिस वेंचिंग, क्या उसने आपको उस पर्सन के बारे में बताया जिसने उसके साथ वो सब किया। वेंचिंग कहती है, हाँ उसने बताया। वो उसका नाम तो नहीं जानता, मगर इतना ही बताया कि उसने एकदम सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसने झरने का पानी पी लिया था, जिस वजह से वो पर्सन अपना होश खो बैठा और उसने विंग के साथ वो सब कर दिया। जो सुनकर चैन कहता है, सफ़ेद कपड़े। और फिर सोचने लगता है, सफ़ेद कपड़े तो लैंडसेट के लोग पहनते हैं, क्योंकि जियान चैन ने देखा था जब वो लैंडसेट गया हुआ था, उसने अपने पिता के साथ जब उसने सभा में बुलाया गया था, तब जियान चैन ने देखा था लैंडसेट वालों ने सफ़ेद कपड़े पहने थे। और अब जियान चैन सोचता है, वो पर्सन कौन हो सकता है जिसने विंग के साथ वो सब किया। अब तो चैन को गुस्सा आता है और वो विंग को अपने पास बुलाता है और विंग से कहता है, विंग मेरे साथ चलो अभी के अभी। इधर वांग जी अपने सोलमेट को ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ जियान चैन विंग को ज़बरदस्ती अपने साथ युरमग ले जाता है। जहां जाते ही चैन जियान फेमियान को बताता है, पिताजी मुझे पता चल गया विंग के साथ गलत किस सेट के पर्सन ने किया। तभी जियान फेमियान कहता है, किस सेट के। चैन कहता है, पिताजी हमें अभी के अभी सारे क्लेन में खबर भिजवानी होगी और सबको यहाँ बुलवाना होगा। चैन की बात सुनकर फेमियान कहता है, नहीं चैन, तुम मुझे केवल उस सेट का नाम बताओ ताकि मैं वहाँ जाकर बात कर सकूँ। जो सुनकर चैन कहता है, ठीक है पिताजी, फिर कल सुबह आप, मैं और विंग उस सेट के लिए निकलेंगे। तभी फेमियान कहता है, विंग, मगर वो क्यों। चैन कहता है, क्योंकि विंग उस पर्सन का नाम नहीं जानता, केवल शक्ल से पहचानता है, इसलिए कल उस सेट में जाकर विंग उस पर्सन को पहचानेगा और फिर उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। चैन की बात फेमियान को भी ठीक लगती है और इसलिए अब नेक्स्ट डे ही विंग, चैन और फेमियान ये तीनों उस सेट के लिए निकल जाते हैं। जहां रास्ते में फेमियान कहता है, चैन ये सेट तो लैंड सेट है, हम लैंड सेट क्यों आए हैं। चैन कहता है, पिताजी आप चले तो सही, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इधर चैन, जियान, फेमियान और विंग जैसे ही लैंड सेट के गेट पर पहुंचता है
तभी वहाँ के सर्वेंट ये खबर सीधा जिबूजुन को देते हैं कि जियान फेमियान अपनी फैमिली के साथ आपसे और लेन गुरु से मिलना चाहते हैं। जो सुनकर जिबूजुन कहता है क्या युनमक के प्रिंस महाराज और इस समय यहाँ। उसके बाद जिबूजुन उन्हें ऑर्डर देता है कि उन्हें सम्मान के साथ सेट में ले आओ। इधर जिबूजुन ये सुनकर सीधा लेन कुरेन के पास पहुंचता है और बताता है कि युनमक से जियान फेमियान, उनका बेटा कुल प्रमुख जियान चेन और उनका अडॉप्टेड सन विंग, वो सभी हमसे मिलना चाहते हैं। अभी जो सुनकर एक पल के लिए तो लेन कुरेन भी शौक हो जाते हैं, मगर फिर वो मिलने के लिए मान जाते हैं। अब वो सभी लोग लेन सेट के महल में आते हैं, जहाँ फेमियान लेन कुरेन को बताता है कि हमें पता चल गया है कि मेरे 16 साल के बेटे के साथ वो सब किसने किया था जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गया था। तभी लेन कुरेन कहता है कौन है वो शख्स जिसने इस बच्चे के साथ वो सब किया। तभी फेमियान कहता है माफ़ कीजिए लेन गुरु, मगर विंग उस पर्सन का नाम नहीं जानता बल्कि उसे चेहरे से पहचानता है। जो सुनकर लेन कुरेन कहता है क्या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन कौन है। तभी चैन कहता है माफ़ कीजिए लेन गुरु, लेकिन हम इसीलिए विंग को यहाँ लाया है ताकि वो यहाँ के हर पर्सन को देखे और पहचाने कि वो कौन था। जो सुनकर जिबूजुन कहता है हाँ चाचा ये सही है, फिर ठीक है, हम सुबह उस पर्सन की पहचान करेंगे। फिलहाल आप सभी लोग आराम कीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। उसके बाद वो जब लोग रात का खाना खाते हैं और अब नेक्स्ट मॉर्निंग लेन सेट में जितने भी स्टूडेंट थे उन्हें लाइन में ग्राउंड में खड़ा किया जाता है और विंग से कहते हैं कि अब पहचानो वो शख्स कौन है। जो सुनकर विंग सीधा कहता है इनमें से कोई नहीं है, बल्कि उस पर्सन को तो मैंने लेन कबीले में देखा है। उसका कोल्ड फेस है, उन्होंने वाइट कपड़े पहने हैं, साथ ही पोनी टेल बनाई है और उस पर क्राउन लगा है। जो सुनकर तो अब सब समझ जाते हैं कि विंग किसकी बात कर रहा है। तभी लेन कुरेन कहता है बच्चे क्या तुम सच कह रहे हो। विंग कहता है जी। उसके बाद लेन कुरेन कहता है सिचेन जल्दी से वांग जी को बटरफ्लाई मैसेज भेजो और उसे अभी के अभी लेन सेट बुलाओ। सिचेन कहता है जी चाचा। उसके बाद सिचेन वांग जी को बटरफ्लाई मैसेज भेजता है, जिसे पाते ही वांग जी तुरंत वेन कबीले से निकल जाता है। और अब अब वेन कबीले में आने में वांग जी को पूरे 2 दिन लगने वाले थे, इसलिए लेन कुरेन जियान फेमियान से रिक्वेस्ट करता है कि वो 2 दिन तक गुसू में ही रहे। जो सुनकर पहले तो जियान फेमियान मना करता है, मगर फिर विंग के लिए मान जाता है। और अब 2 दिन बाद वांग जी गुसू पहुंचता है, जहां वो सीधे सिचिन से मिलते हुए पूछता है गगा क्या बात है, आपने ऐसे अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया। जो सुनकर सिचेन कहता है वांग जी मुझे और चाचा को तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वांग जी कहता है हाँ गगा ज़रूर पूछिए क्या बात है। उसके बाद वांग जी को जियान फेमियान की फैमिली के पास ले जाया जाता है और वांग जी से पूछा जाता है कि वो विंग को जानता है। अब जैसे ही वांग जी विंग को देखता है वो तुरंत विंग को पहचानते हुए कहता है चाचा यही तो मेरा सोलमेट है, मैं इसे ही ढूंढ रहा था। ये सुनकर कुरेन शौक और वो वांग जी पर चिल्लाते हुए कहता है वांग जी तुम्हारा दिमाग खराब है, वो 16 साल का बच्चा तुम्हारा सोलमेट कैसे हो सकता है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस छोटे से बच्चे के साथ वो सब करके इसे प्रेग्नेंट करने की। तभी वांग जी कहता है क्या प्रेग्नेंट, और फिर विंग के पास जाकर कहता है विंग क्या तुम प्रेग्नेंट हो, क्या मैं फादर बनने वाला हूँ। जिस पर चैन झिल्लाते हुए कहता है नहीं वो अब प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से और हमारे एल्डरो के नियम की वजह से विंग को युनमक छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा, जहां उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई और तुम्हारा बेबी आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। वांग जी शौक होकर कहता है क्या। चैन कहता है हाँ हंगुनजुन तुम्हें नहीं पता, मगर तुम्हारे जाने के बाद विंग को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा। सभी सेट के लोग विंग को वेश्यालय में बेचना चाहते थे और हम ये नहीं करते तो हमें कबीले से बहिष्कार किया जाता, और ये रूल किसने बनाया है, तुम लोगों ने। वांग जी तुम लोगों ने। अब विंग ने तो अपनी सज़ा पा ली है, मगर अब आप बताइए लेन गुरु आप कुल प्रमुख हंगुजुन को क्या सज़ा दोगे, क्योंकि पूरी गलती तो इन्हीं की है ना। जो सुनकर लेन कुरेन कहता है हाँ गलती तो वांग जी से हुई है, साथ ही ये भी सच है कि विंग वांग जी का सोलमेट है, इसलिए हम वांग जी को ये सज़ा देते हैं कि पहले तो वांग जी को विंग को अपनाना होगा, मगर जब तक विंग 18 साल का नहीं होता तब तक वांग जी ना ही विंग को देखेगा और ना ही उन दोनों के बीच कोई संबंध होंगे। और हाँ जिस तरह विंग ने अपनी ज़िंदगी बिताई है वांग जी को भी उसी तरह जंगलों में अपनी ज़िंदगी बितानी होगी। वांग जी कहता है जी चाचा मुझे मंजूर है। इस तरह फेमियान कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें भी मंजूर है। उसके बाद कुरेन फेमियान से कहता है हम 1 हफ्ते बाद इन दोनों की शादी करवाएंगे। फेमियान कहता है ठीक है। उसके बाद फेमियान और उसके दोनों बच्चे अपने सेट के लिए निकल जाते हैं। इधर वांग जी भी अपनी जिंगसी में चला जाता है और अब 1 हफ्ते बाद
पूरे रीति रिवाजों के साथ वांग जी की मैरिज करवाई जाती है और फिर उसी रात को वांग जी विंग को जिनसे में छोड़ता है और अपना सामान लेकर जंगलों में निकल जाता है, जहां वांग जी उसी जगह जाता है जहां विंग ने वो झोपड़ी बनाई थी। वहीं विंग ने वांग जी को ये भी बता दिया था कि उसने अपने बेबी को वहीं दफनाया है और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर फूल का पेड़ लगाया है। वांग जी उसी झोपड़ी को देखता है और सोचता है मेरे विंग को यहाँ रहना पड़ा इतनी तकलीफ में। और फिर वांग जी उस पौधे को भी देखता है जिस पर एक सुंदर फूल खिला हुआ था और वांग जी उस पौधे को छूते हुए काफ़ी इमोशनल भी होता है। और फिर देखते ही देखते 2 साल बीत गए थे और अब सीचेन वांग जी को उस जंगल में लेने जाता है, जहाँ से आते समय वांग जी उस पौधे को भी साथ लेकर आता है जो विंग ने लगाया था। और फिर गुस्सा आने के बाद वांग जी पूरे नियम के साथ एक छोटी सी कब्र बनाता है, उसमें उस पौधे को लगाकर विंग के पास जाता है और विंग से कहता है लो मैं अपने बेबी को भी ले आया जो अब हमारे साथ एक फूल के तौर पर रहेगी। जो सुनकर विंग इमोशनल होकर वांग जी को हक कर लेता है। इधर वांग जी भी विंग को हक करता है। उसके बाद विंग वांग जी के लिए खाना बनाता है, उसे अच्छे से खिलाता है पिलाता है और आज 2 साल के बाद जिंगसी को फिर से ब्राइडल की तरह सजाया गया था, जहां लैन कुरेन भी आते हुए वांग जी से कहता है अब वो पुरानी सारी बातों को छोड़कर अपनी लाइफ को अच्छे से बिताए और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है मगर विंग अभी भी वांग जी से हेरिटेज कर रहा था, जो देखते हुए वांग जी विंग से कहता है विंग मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगा जब तक कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल ना हो जाओ। उसके बाद वांग जी बेड के साइड में जाकर लेट जाता है। कुछ देर बाद विंग भी उसी बेड के साइड में लेट जाता है और आज के दिन दोनों ही सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग से वांग जी अपना काम करता है, शाम को जिंगसी में आता है और फिर विंग के साथ लेट जाता है। विंग जो 18 साल का ही हुआ था कि एक दिन अचानक रात में विंग की हीट आ जाती है और वो सोते हुए ही अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगता है, जो कुछ ही देर में पूरे जिंसी में फैल जाता है। इधर वांग जी को भी जब एहसास होता है कि विंग की हीट आ चुकी है, वो विंग के जो फेरोमोन्स थे वो वांग जी को भी ट्रिगर कर देते हैं और अब तो वो दोनों खुद ब खुद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और अब वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करता है और विंग को किस करना लगता है। वहीं विंग भी वांग जी को किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और अब धीरे धीरे वो दोनों उस किस में पूरी तरह खो जाते हैं और अब दोनों के ही हैंड एक दूसरे के बॉडी पर चलने लगते हैं, जहां वांग जी अब धीरे धीरे विंग के रोप्स को निकालने लगता है और फिर खुद के भी रोप्स को उतारता है और दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जहां वो दोनों पूरे 2 दिन तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग अपनी हीट से बाहर आता है तो देखता है वो वांग जी के बाहों में लेटा है। उन दोनों के ऊपर वाइट ब्लैंकेट थी और दोनों ही पूरी तरह निकट थे, जो देखकर विंग समझ जाता है कि उसने फिर से वांग जी के साथ वही सब किया है। और अब विंग उठने की कोशिश करता है मगर इस बार उसकी हालत पिछले के मुकाबले में ज़्यादा बुरी थी, इसलिए उठते समय उसके मुंह से आवाज़ हो जाती है, जिसे सुनते ही वांग जी की भी आँख खुल जाती है और वो विंग को देखते हुए पूछता है विंग क्या तुम ठीक हो। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वांग जी समझ जाता है कि विंग को पेन हो रहा है, इसलिए वांग जी विंग से पूछता है क्या उससे कुछ चाहिए। विंग सिर झुकाए हाँ में सिर हिलाता है। तभी वांग जी पूछता है क्या। विंग धीरे से जवाब देता है मुझे बात लेना है, बहुत ही अजीब लग रहा है। वांग जी कहता है हूँ। उसके बाद वांग जी अंदर आता है, उसके लिए बाथ टब तैयार करता है और फिर विंग को उठाकर बाथ टब में बिठा देता है। उसके बाद दोनों ही बात लेकर अपना रेडी होते हैं, जहाँ वांग जी तो अपने काम पर निकल जाता है। वहीं वांग जी विंग को जिंगसी में ही आराम करने को कहता है। उसके बाद विंग भी अच्छे से आराम करता है। अब शाम के समय विंग बेटर फील करता है तो वो वांग जी के लिए खाना बनाता है और फिर वांग जी के जिंसी में आने के बाद दोनों अपना डिनर फिनिश करते हैं और वापस से बेड पर चले जाते हैं, जहां वांग जी विंग से पूछता है क्या वो अब ठीक है। विंग भी हाँ में जवाब देता है। उसके बाद दोनों ही जैसे फिर से क्लोज आते हैं, उसकी बॉडी में फिर से सेंसेशन होने लगती है और फिर कुछ ही देर बाद दोनों फिर से एक दूसरे को के साथ दूसरे को किस करने लगते हैं और किस करते करते वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। और अब यही सिलसिला उनका एवरीडे चलता है और अब वांग जी को और विंग को साथ रहते रहते 3 महीने हो चुके थे। वो दोनों आपस में काफ़ी हैप्पी थे। इसी बीच वांग जी विंग को अपने साथ घुमाने भी ले जाता था। साथ ही उनको देखकर सभी उन्हें एक परफेक्ट कपल कहते थे। भले ही विंग वांग जी से छोटा था मगर वांग जी विंग की बहुत केयर करता था। और इसी बीच वांग जी को पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है
उसके बाद तो वांग जी खुद भी विंग की केयर करता था, यहाँ तक कि विंग के लिए 2 सर्वेंट भी रख ली थी जो दिन भर विंग का बहुत अच्छा ख्याल रखती थी। और अब देखते ही देखते 9 महीने बीत चुके थे। विंग ने एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ देता है और उसका नाम वो लोग आयुआन रखते हैं। और अब जैसे जैसे आयुआन बड़ा होता है वो अपने माँ की तरह ही शांत और चुलबुला था, लेकिन फेस का ऑरा और पर्सनैलिटी पूरी वांग जी की तरह थी। और अब वांग जी कभी कभी विंग और आयुआन को लेकर जंगलों में जाया करता था, क्योंकि वांग जी विंग और आयुआन को भी तलवारबाजी, तीरंदाजी इन सब की प्रैक्टिस करवाया करता था, क्योंकि घुसू में किसी भी ओमेगा का ये सब सीखना गलत माना जाता था। मगर विंग जिसे ये सब पसंद था वो वांग जी से कहता है कि उसे भी आपकी तरह एक योद्धा बनना है, ना कि घर में एक क्वीन की तरह रहना है। इसलिए वांग जी भी मान जाता है और वो वांग जी को जब भी समय मिलता था वो विंग और आयुआन के साथ जाकर प्रैक्टिस किया करता था। तो गाइस, इसी के साथ मैं इस स्टोरी को यहीं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी हिस्टोरिकल और मॉडर्न कॉम्बिनेशन वाली हिस्टोरी पसंद आई होगी। अब आपसे कल मिलते हैं एक और न्यू वन शॉट के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।